हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पर CSIR नेट जून 2025 का फुल पेपर एनालिसिस लेके आया हूँ। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट्स के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, 3.5 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस थे, 5 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस थे, जिससे कि हम अपने आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स को यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और केवल वही पढ़ें जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस के पीछे भागते हैं और सिलेबस के पीछे भागने के चक्कर में हम वो सब चीज़ें भी पढ़ के चले जाते हैं जिससे एग्जाम्स में बहुत कम चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे कि जून 2025 का पेपर क्या कहता है और जो आगे आने वाला दिसंबर एग्जाम है हम उसको फिर किस तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है, साथ में मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि मैं आपके लिए यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, टाइमिंग क्या रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अब हम यहाँ पे सेशंस को करते हैं अपना स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए फिर अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। रिस्पॉन्स की आ चुकी है, तो स्टूडेंट से मैंने पेपर लिया था। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार का डिफिकल्टी लेवल हमारा कैसा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है ना, जिससे मैंने पेपर लिया था उसने ये करा होगा। पहले क्वेश्चन आईडी आपके सामने है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों, वो क्या करते हैं ना, बहुत से स्टूडेंट इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे CSIR नेट JRF एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 20 स्टूडेंट में से दोस्तों 12 स्टूडेंट या मोर देन 12 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़कर जाते हैं। ठीक है, तो अब भाई उनके लिए क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे क्वेश्चन टफ हो, बहुत से स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के ही आते हैं। ठीक है, और वैसे भी ये एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है, तो कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, और उसमें भी अगर हम सर्किट देख लें, डायग्राम देख लें, तो और भी ज्यादा भननौट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में बोल सकता हूँ। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उनके लिए तो ये क्वेश्चन देख के छोड़ने वाला है, और जिन्होंने पढ़ रखी है वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन इजी है या टफ है, हम इसको मॉडरेट में दोस्तों कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों वो मॉडरेट है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका EMT इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी का क्वेश्चन है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे लिया गया है कि ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये रहा दोस्तों हमारे पास इंसिडेंट नॉर्मली। तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि यार क्वेश्चन ईजी है ना, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप पढ़ के गए हो, तो ये क्वेश्चन इजी है। मैं इसको ना डिफिकल्ट बोलूंगा ना मैं इसको मॉडरेट बोलूंगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका इजी हो जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आंख बंद करने वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब याद देखो हैमिल्टोनियन आप लोगों को पता ही है क्या है, यहाँ पे आपका हैमिल्टोनियन गिवन है, और दोस्तों आपसे यहाँ पे इसके क्रॉस पॉइंट लैग्रेंज पूछा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है और आपने वहां पे हैमिल्टन डायनेमिक्स पढ़ा है तो भाई साहब ये स्टार्टिंग में ही पूछ लेते हैं। लैग्रेंजन में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, और मैंने जब यहाँ पे इस लैग्रेंजन पीवाईक्यू क्वेश्चन या जब हमने यहाँ पे हैमिल्टन पीवाईक्यू क्वेश्चन करे थे तो उसमें तो ये क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं दोस्तों बोलूंगा कि ये इजी की कैटेगरी में है, ना डिफिकल्ट है ना मॉडरेट है, इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला है डायरेक्ट। ठीक है, फिर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लासिकल मैकेनिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। तो ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज हेल्ड, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा इजी है। हल्का सा यहाँ पे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा मैकेनिक्स आपको यूज करना है, क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब इतना तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ के जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा मॉडरेट में डाल देते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, इट्स मॉडरेट। ठीक है, फिर तो दोस्तों ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ही यूज करा गया है ऑप्टिकल फाइबर। अब ये क्वेश्चन हालांकि आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, EMT का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि यहाँ पे टॉपिक लिख दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, कोर है, क्लैड है आपके पास, है ना भाई, इसमें कर इफेक्ट होता है। इसमें दो तीन चीजों के बेस पे ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। तो मैं इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट में डालूंगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने ऑप्टिकल फाइबर नहीं पढ़ा है। ठीक है, और
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को इसी पे छोड़ दिया होगा कि ये ऑप्टिकल फाइबर वर्ल्ड देख के क्वेश्चन को स्किप मारा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम अपनी डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालते हैं, इसलिए नहीं कि कैलकुलेशन इजी है या कैलकुलेशन टफ है, इसलिए कि भाई क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते ही लोगों ने इसको छोड़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे इजी है ना, क्योंकि आपसे सीधा सीधा क्या पूछा है यहाँ पे, दी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी कॉमा एच, यानी कि, और ये तो यार निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्वेश्चन जितना, जिन लोगों ने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा होगा, भर भर के क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये रहा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन में हल्का सा बोल सकता हूँ कि ये मॉडरेट के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों आपका स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब यार एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताना कि क्या बोलते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे बैठ के डिस्कस करूँ तो बहुत टाइम आप लोगों को बर्बाद होगा। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो ये बन जाएगा। तो मैं इसके ऊपर दोस्तों फुल लेंथ यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, उसी में हम लोग दोस्तों आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो अभी तक आपने सिनेरियो देखा, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन इजी थे अभी तक, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट लेवल में आए थे, और कुछ क्वेश्चंस की तो लैंग्वेज ही ऐसी है कि समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि इस बार का जो पेपर है दोस्तों वो डिफिकल्ट तो नहीं है ना, ईजी है, लेकिन मॉडरेट भी नहीं है, मॉडरेट प्लस टफ है। मतलब क्वेश्चन के स्टेटमेंट से या जिन्होंने पढ़ा है केवल वही इस पेपर को इस बार दे सकते हैं, है ना। जिन लोग पढ़ के गए हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जिनका माइंड ऑफ प्रेजेंस बहुत बढ़िया है एग्जाम्स में, कि हाँ भाई कि क्या बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड जिन लोगों का बहुत बढ़िया है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझा, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी थी, उनके लिए पेपर अच्छा है। ठीक है, और जो पढ़ के नहीं गए, जिनको लगा यार पिछली बार की तरह पेपर आएगा इजी, उनके लिए तो भाई अब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस बार का जो कट ऑफ है ना दोस्तों, वो आपका 50% से कम ही रहेगा, ये मैं श्योर हूँ, है ना। 48 to 49 या 48 भी मैं मेरे ख्याल से बहुत बोल रहा हूँ इस बार, है ना। तो 48% जनरल कैटेगरी फॉर JRF है। ठीक है, तो चलो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया। अब एक एक क्वेश्चन के ऊपर तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 75 क्वेश्चन अभी हम 27 पे पहुंचे। तो अब मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस बार किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो वो ये है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको कैटेगराइज करा हुआ है ना, सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के यहाँ पे 9 क्वेश्चन आए हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के दोस्तों यहाँ पे 7 क्वेश्चन हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसको हम EMT बोलते हैं उसके 10 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इस बार EMT से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके साथ ही दोस्तों, ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, उसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे जो क्वांटम मैकेनिक्स में उसके 8 क्वेश्चन है, लाइट चली गई है। ठीक है, फिर आपका जो थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिकल मैकेनिक्स है उसके दोस्तों यहाँ पे 7 क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड उसके दोस्तों 6 क्वेश्चन हैं। एटॉमिक फिजिक्स के दोस्तों 5 क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट, अब देखो यार इतना बच्चे पूरे साल सॉलिड पढ़ते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं सॉलिड की और न्यूक्लियर की और एटॉमिक के। अब आप इनका हालत देखो, एटॉमिक के 5 क्वेश्चन, ठीक है, सॉलिड का 1 क्वेश्चन और न्यूक्लियर के 2 क्वेश्चन। तो अब आप देख सकते हो, अब मतलब इतना सारा सॉलिड पढ़ने के बाद उससे 1 क्वेश्चन आया है, हद होती है यार। ठीक है, हद होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कहीं पे तो क्वेश्चंस का बहुत सारे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 10 क्वेश्चन, कोई मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, है ना। मतलब वेटेज थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब सॉलिड का 1 क्वेश्चन है, कम से कम एटलीस्ट सॉलिड के 3 क्वेश्चन डाल देते, एटॉमिक के 3 डाल देते और न्यूक्लियर के 3 डाल देते, है ना। तो 3-3 क्वेश्चन करके आप इनको 9 करते। वैसे भी देखोगे आप तो यहाँ पे इनके 8 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके एटॉमिक के हैं, सॉलिड का 1 क्वेश्चन है और न्यूक्लियर का दोस्तों 2 क्वेश्चन है। इससे अच्छा है 3-3 का पेयर बना दो भाई, 3 क्वेश्चन एटॉमिक के देने हैं, 3 क्वेश्चन सॉलिड के देने हैं और 3 क्वेश्चन न्यूक्लियर के। क्योंकि जब स्टूडेंट प्रिपेयर करे तो उसको लगना चाहिए यार कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब सॉलिड का 1 क्वेश्चन, न्यूक्लियर के 2 क्वेश्चन, क्या मतलब है इसका, है ना। तो ये सही नहीं है। अब मान लीजिए सॉलिड का वो क्वेश्चन आ जाए जो बहुत से स्टूडेंट ना करा हो, है ना, तो ये चीज है ना। तो इसलिए यार मैं एनटीए वालों से बोलूंगा कि जब आप पेपर बनाते हो ना तो वेटेज थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलो करो।
ठीक है, ये नहीं है किसी के 10 क्वेश्चन दे दिए, किसी के 9 क्वेश्चन दे दिए, किसी का एक ही क्वेश्चन दे रहे हो, भाई ऐसा नहीं हो। पार्ट सी में तो आप विशेष रूप से ध्यान दो, पार्ट सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे के पूरे सिलेबस का। वहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है यार, और आप मजाक कर रहे हो, आप सॉलिड का एक क्वेश्चन दे रहे हो, मतलब हद है यार। ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ इस पे। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास, है ना, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, और इसमें मैंने आप कैटेगराइज करा हुआ है इसको 3.5 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। ठीक है, अब आपको पता है भाई एटॉमिक, सॉलिड और न्यूक्लियर तो आपका पार्ट बी में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो तो पूरा का पूरा पार्ट सी का टॉपिक है, तो 5 क्वेश्चन तो आपके इसमें थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में आए हैं और 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे पार्ट सी में है। इसी तरीके से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके क्लासिकल के 3.5 मार्क्स में हैं और इसके दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के दोस्तों यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे है, तो बात समझ में आपका आ गई होगी। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, इनको कैटेगराइज करा हुआ है। तो अब आपने यहाँ पे चीजों को समझ लिया है ना, कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, और उसी के दोस्तों आप बिहाफ पे यहाँ पे प्रिपरेशन कीजिए। और इस बार आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आया है, वे आप क्या क्या बोलते हैं, पार्शियल वेव से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और जो आपके इंटीग्रल होते हैं उससे क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर एनालिसिस करो, देखो कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन्हीं के ऊपर अपनी कमांड करो। ठीक है, और क्योंकि एनटीए वाले भी इतना हेडेक नहीं लेते हैं, ठीक है, कि भाई वो आपको बैठ के अब जैसा एनटीए का काम हो रहा है कि कुछ भी मिले उठा के दे दो बच्चों को, तो वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि सिलेबस के पीछे मत भागो। अगर आपने मोर देन 60% सिलेबस भी पढ़ रखा है ना, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीएसए नेट एग्जाम्स में। और मैं अब दोस्तों कल से, है ना, कल मंडे है, अभी मैं शाम तक इसका आपको शेड्यूल दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, है ना, टॉपिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो सब कुछ मैं आपको दोस्तों इवनिंग तक सब क्लियर कर दूंगा। कि लेकिन ध्यान रखें कि कल सुबह, है ना, कल सुबह, ठीक है, 8 बजे, या चलो 8 बजे बहुत अर्ली हो जाएगा, है ना, कल सुबह 10 और 11 बजे के बीच में मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा, और इवनिंग में दोस्तों हम लोग यहाँ पे, है ना, टाइम इट्स योर, है ना, टाइम आप मेरे को बता दीजिए, मैं एक पोल भी कर लेता हूँ, है ना, चलो टाइम आपके ऊपर है, आप मेरे को टाइम बता दीजिए कि जिस टाइम पे आपको सुटेबल लगता है उस टाइम पे मैं क्लास कंडक्ट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन फिर वो टाइम हमारा फिक्स रहेगा। सही है दोस्तों, तो मिलते हैं। अभी मैं आप कल की क्लास क्या क्या होने वाली है मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है दोस्तों।